हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बीएससी में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनमें मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम होती है, यानी डीएनए से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है जो वो होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। आप देखिए क्या कि ये क्लास 12th की एक नीट सीरीज है जो कि इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो क्लास 12th के अंदर हम यहाँ से जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले के भी कुछ लेसन हैं, उन लेसन को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चों की डिमांड ये है कि आप सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो पढ़ा दीजिए। तो वहां पे जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है। आप जानते हैं कि मेंडल के समय में, यानी एट द टाइम ऑफ मेंडल, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मेंडल के टाइम में आप जानते हैं कि उन्होंने जो बताया था उसका नाम था फैक्टर। क्या बताया था? फैक्टर बताया था। मेंडल ने कहा था कि हेरिडिटरी जो यूनिट्स हैं उन्हें फैक्टर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फैक्टर्स कहा जाएगा, ठीक है। बाद में इसी फैक्टर को जोहानसन साहब ने जीन्स कह दिया। क्या कहा? जो जोहानसन साहब थे उन्होंने इसको क्या कह दिया? जीन्स कह दिया। जोहानसन साहब थे, इन्होंने जीन नाम दिया, जोहानसन साहब। तो मेंडल के समय में बहुत जो हेरिडिटी की जो बात थी वो बहुत क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने, मेंडल ने उस वक्त जीन्स को फैक्टर कहा। उन्होंने कहा कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी अपने बच्चों में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा मेंडल ने कहा था। लेकिन मेंडल ने नाम नहीं दिया जीन, बल्कि उसे क्या कहा था? फैक्टर कहा था। बाद में इसी का नाम जो है वो जीन पड़ गया। जीन किसने दिया था? जोहानसन साहब ने दिया था। और उन्होंने, मेंडल ने कहा था कि जो इनहेरिटेंस का जो मामला है ना, वो फैक्टर की वजह से होता है। बाद में जब हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जब वो काफी डेवलप हो गई, तब ये निकल के आया कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और प्लस आरएनए, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। क्या कहा कि किसी भी जीव के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो कौन है? आपका डीएनए है एंड आरएनए है। लेकिन ये बात बिल्कुल अभी है नहीं, ठीक है। और बात ये हुआ कि डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बना किसका होता है? मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो है वो बने होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ये बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, बोलते हैं इसको। न्यूक्लिक एसिड के नाम से जो है ये जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो डीएनए है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर ज्यादा देखा जाए तो वो कौन है? डीएनए है। इसकी वजह भी है, वो वजह हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है वजह, ठीक है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये मैंने अभी जो आपको नॉर्मल बात बता दी है, ये इतनी आसान नहीं है। इसी की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। और अभी जो मैंने ये लाइन बताई इसका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस बात पे जो है वो भेद कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, ठीक है। आगे आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर, सम वायरसेस के अंदर जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है वो कार्य करता है, ठीक है। कौन? आरएनए, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेस्ट कौन सा है? डीएनए है। लेकिन आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। किसमें? कुछ वायरसेस में करता है। लेकिन आरएनए का जो मोस्टली काम है वो हम आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है। यानी इनका जो मुख्य काम है, यानी जो मेन काम है, उस मेन काम को आप देखिए। सबसे पहला है कि इट एक्ट एज मैसेंजर। इट एक्ट एज मैसेंजर, आपने नाम सुना होगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इट एक्ट एज ए मैसेंजर, ठीक है। ये मैसेंजर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। इसका जो मेन काम है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कम है, लेकिन और सारे केसेस में जो है वो ज्यादा है। तो इट एक्ट एज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल, यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। आप जानते हैं
कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होती है, ठीक है, उसका अनुलेखन होता है, तो वो जो वहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मैसेंजर आरएनए पे कोडेड कराया जाता है। उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में निकल के आके अपना जो काम है वो करता है। दूसरा काम ये है कि इट इज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, इट एक्ट्स एन, ये एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, ठीक है, एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। एडाप्टर मतलब किसी चीज को एडॉप्ट करना, इसके बाद एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में जो है ये वर्क करता है। थर्ड जो इसके अंदर इसका जो वर्क है, इट एक्ट एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, ये एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के रूप में भी काम करता है, ठीक है। इसके जो मेन काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इट एक्ट एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, ये एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। और अगला पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, इट एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो आप देख पा रहे हैं कि आरएनए का जेनेटिक मटेरियल के रूप में तो काम कम है, लेकिन अदर सेकेंडरी काम में जो है ये ज्यादा हिस्सा लेता है, ठीक है, कौन, आरएनए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए के साथ इतनी सारी चीजें जो है वो आपस में जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और क्या है, आरएनए है। तो ऐसी चीजों पे जो है वो देखा जाता है। क्लियर। तो हमने आपको बता दिया क्या कि डीएनए हो या आरएनए हो वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और ये इनको न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, यानी दीज आर द एसिड व्हिच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड के रूप में जाना जाता है। अगर हम डीएनए की बात करें, यानी द डीएनए की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देखेंगे द डीएनए, अगर हम देखेंगे तो डीएनए के लिए देखिए स्पेशल शब्द यूज किया गया द डीएनए, ठीक है। द डीएनए ये एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है कि डीएनए क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर हमको एनसीईआरटी पढ़नी है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो आपका डीएनए है इसके बारे में कौन कौन सी बातें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, आप ऐसे याद करेंगे कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए जो है वो क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है, एक लंबी सी श्रृंखला है जो किसकी बनी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जो है वो बनी है। अगर आप डीएनए की बेसिक यूनिट देखेंगे, डीएनए की अगर आप बेसिक यूनिट देखेंगे तो डीएनए की जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, अंडरस्टैंड, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बोलेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो जो लेंथ ऑफ द डीएनए है, अगर मैं लेंथ ऑफ द डीएनए की बात करूं, लेंथ ऑफ डीएनए, अगर डीएनए की लेंथ की बात की जाए तो डीएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। किस पे करती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे करती है, ठीक है। और बेस पेयर या बेस पेयर पे डिपेंड करती है, ठीक है, या बेस पे डिपेंड करती है, बेस पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए की जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड मतलब जो लेंथ ऑफ द डीएनए है, डीएनए की जो लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड पे, क्योंकि जितनी संख्या में जितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही ज्यादा डीएनए की लेंथ होगी। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ, या नो नहीं लिखा है बल्कि नंबर लिखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस, और सॉरी दो बार मैंने लिख दिया, ठीक है, और बेस, ठीक है, यानी बेस पे डिपेंड करती है या न्यूक्लियोटाइड पे जो है वो डिपेंड करती है। अगर मैं इसी को देखूं तो हम ये जानते हैं, इससे चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरिया, सॉरी एक बैक्टीरिया, सॉरी अरे एक वायरस है इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। और इस बैक्टीरियोफेज इसको बोलते हैं 5×174। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड जो है मौजूद है, एन माने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी बैक्टीरियोफेज 5×174 यानी 174 इज इक्वल टू 5386 न्यूक्लियोटाइड। एक और हमारे पास है बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, इसके अंदर होता है 48
502 बेस पेयर, ठीक है, 48 502 बेस पेयर, ठीक है। एक तीसरा है, एक बैक्टीरिया, इसका नाम है इश्चीरिचिया कोलाई, आप जानते होंगे इसको, इश्चीरिचिया कोलाई, इश्चीरिचिया कोलाई। इसके अंदर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, ठीक है, ये इतना होता है। अगर हम एक लास्ट देखें जिसको बोलते हैं ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए की अगर बात की जाए तो ह्यूमन डीएनए जो है, ह्यूमन डीएनए की अगर बात की जाए तो ह्यूमन डीएनए में हैप्लॉइड कंटेंट आपको देखना है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड कंटेंट आपको देखना है। तो अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट में देखेंगे, हैप्लॉइड कंटेंट में देखेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये डीएनए की जो है वो लेंथ डिफाइन करती है, यानी जो डीएनए की लेंथ है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पे जो है वो डिफाइन करती है। तो ये डीएनए की जो है वो लेंथ हो गई, या इससे रिलेटेड कुछ बातें जो है वो संबंधित थी, उसके बारे में हमने आपको जो है वो बताया। क्लियर? अब इसके बारे में ये हमें आपको पता चल गया ना कि डीएनए की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए की जो लेंथ होती है न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करती है या बेस की संख्या पे डिपेंड करती है। और कुछ हमारे पास ऐसे जो एनिमल हैं या जो जीव थे उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या पे ये डिपेंड कर रहा था। ओके, चलिए अब इसके आगे जो है वो हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर की बात जो है वो धीरे धीरे जो है वो करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब चलिए हम आगे देखते हैं द डीएनए में, जो हम आपको बता रहे थे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं मेनली डीएनए के ऊपर हम बात करते हैं। क्या है, अभी मैंने आपको लिखाया था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों भाई, यही तो बताया मैंने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो अगर हमें, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड की संख्या पे ये जो है वो डिपेंड करते हैं, और हमारा जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो है वो बना हुआ है। क्लियर? उसके कई सारे पॉलीमर से जो है वो बना हुआ है। हमने आपको अभी बताया, अभी बताया है कि जो डीएनए की जो बेसिक यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर है। तो इसलिए पहले न्यूक्लियोटाइड को पढ़ लेते हैं ताकि डीएनए का जो मामला है वो साफ क्लियर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट का बना है, जिससे सबसे पहला है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसेस का ये बना हुआ है। ये पहला कंपोनेंट हो गया किसका, न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेंटोज शुगर। क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर, यानी पेंटोज शर्करा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो कहा जाता है। क्लियर? और तीसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? फास्फोरिक एसिड, यानी फास्फोरिक एसिड जो है वो तीसरा कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब फास्फोरिक एसिड क्या है, अगर हम इन तीनों को मिला दें, यानी अगर हम न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड जो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फोरिक एसिड, इन दोनों को अगर हम मिला दें यानी पूरे को, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है, क्लियर, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। यानी कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, तो तीनों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड, आई मेड मिस्टेक, न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो ये दो आपको याद रखने पड़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पहला पॉइंट जिसमें पढ़ेंगे वो है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर को अगर हम कायदे से पढ़ लिए
तो हम डीएनए कभी भूल ही नहीं सकते कि क्या है। और बहुत सारे बच्चों को लगता रहता है बड़ा कठिन है, बड़ा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान, मतलब आपको परेशान नहीं होना है कि आप जान नहीं पाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस, अगर नाइट्रोजिनस बेसिस में देखा जाए तो दो प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस हैं, ठीक है, दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं प्यूरीन, क्या बोलते हैं, प्यूरीन बोलते हैं। और एक जो दूसरा कंपोनेंट उसका नाम है पिरीमिडीन, क्या नाम है, पिरीमिडीन। तो प्यूरीन एंड पिरीमिडीन। अगर हम देखेंगे तो प्यूरीन भी दो प्रकार का है, जिसको बोलते हैं एडेनिन, क्या बोलते हैं, एडेनिन। और एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट में बंद, ठीक। और जिसको दूसरा बोलते हैं गुआनिन, ठीक है, गुआनिन बोलते हैं, इसको कैपिटल जी से करते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसी तरीके से पिरिमिडीन जो है वो भी आपका तीन प्रकार का होता है। ये प्यूरीन तीन प्रकार का, मतलब वो बता रहे हैं कैसे है। तो पिरिमिडीन जैसे साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन को आप कैपिटल सी से लिखेंगे। फिर है थायामीन, ठीक है, या थायमीन बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, थायमीन। और एक होता है जिसका नाम है यूरेसिल, क्या नाम है, यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल को यू से डिनोट किया जाता है और ये केवल आरएनए में पाया जाता है। तो अभी डीएनए की बात हो रही है तो फिर हम इसकी बात नहीं करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि थायमीन का दूसरा नाम है क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 5 मिथाइल यूरेसिल, क्लियर, 5 मिथाइल यूरेसिल इसका नाम है। तो ये हो गया आपका क्या, नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस में आप देखे रहिएगा कि एक एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायामीन है और यूरेसिल। अब यूरेसिल चूंकि आरएनए में पाया जाता है इसलिए डीएनए में इसकी बात नहीं करेंगे, क्लियर। सेकंड है जिसको बोलते हैं आप पेंटोज शुगर, क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो पेंटोज शुगर के अंदर कौन आता है, एक आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और एक होता है जिसको बोलते हैं राइबोज शुगर, क्या बोलेंगे, राइबोज शुगर, ठीक है। तो राइबोज शुगर तो आपको मिलेगा किसमें, आरएनए में। और जो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कहाँ मिलेगा आपको, डीएनए के अंदर। तो ये वाला आपका डीएनए के अंदर मिलेगा और ये वाला आपको जो है वो आरएनए के अंदर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और तीसरा है जिसको बोलते हैं क्या, फॉस्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, क्लियर, फास्फोरिक एसिड इसको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। इसको ये डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं जिससे नॉर्मली लिखा जाता है। ये आप देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, फास्फोरस को बीच में रख लेंगे और सब कहीं OH, H और H जो है वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इस तरीके से इसको जो है वो कंबाइन कर देंगे। तो ये हो गया फास्फोरिक एसिड, ये हो गया पेंटोज शुगर, ये हो गया आपका क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस, क्लियर। अब इसकी कंबाइनिंग होगी यानी इसकी ज्वाइनिंग होगी, तब हम बनाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और जो फास्फोरिक एसिड है, जब ये तीनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब कई बार रिपीट हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा, इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि हम इसको जो है वो आगे बढ़ा सकें, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ाते हैं। आपने इसको सीख लिया, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं तब आपको आगे बताते हैं कि क्या बात है, ठीक है। देखिए जरा, पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर जो हम बात कर रहे हैं, आप देखिए आपके सामने बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखे रहिएगा, ठीक है। देखिए जरा कि कैसे बना रहे हैं हम। तो ये आपका है जिसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, आप देखिए जरा, पेंटोज शुगर, ये आपका हो जाएगा पेंटोज शुगर, ठीक है, ये आपका पेंटोज शुगर कहलाएगा। बीच में हम लिखे दे रहे हैं ताकि आप भूले ना, पेंटोज शुगर, ठीक है। और पेंटोज शुगर इधर जो साइड में है, इधर जो साइड है, ये इधर जो साइड है ये वाला, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी तो कॉमनली हम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। आप देखिए इधर नाइट्रोजिनस बेस है, आप देखिए कि पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस जिस बॉन्ड से लगा होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे आपके बहुत सारे ग्रुप्स लगे होते हैं, इनसे हमारा ज्यादा मतलब है नहीं, केवल मतलब हमें कहाँ से है? इस वाले नंबर से। ठीक है, क्यों मतलब है वो बताते हैं अभी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इधर जो है वो आपका कौन सा लगा रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इधर आपका लगा रहेगा। देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका लगा रहेगा। ठीक है, देखिए जरा, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लगा रहेगा। तो ये कहलाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप ये कहलाएगा। अच्छा, ये देखिए कि ये जिस बॉन्ड से बना है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ये क्या लाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे कि आप देखिए कि ये जो आपके सामने बना हुआ है, तो ये आपका तो हो गया पेंटोज शुगर, ये आपका हो गया नाइट्रोजिनस बेस हो गया, और ये आपका हो गया फास्फोरिक एसिड। तो ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये डीएनए के आउटर साइड में है। ध्यान रखिएगा, डीएनए के आउटर साइड में है, जिसकी वजह से ये डीएनए का क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है? बैकबोन बनाते हैं। तो आप जब डीएनए की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगी कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए की जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है ये आउटर साइड में होता है, और ये बैकबोन जो है वो डीएनए की बनाता है। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, ये इधर इनर साइड में होते हैं, इनर साइड में होते हैं। देखिए अभी अब आपको जो मामला है वो समझ में आने लगा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा किधर होता है? इनर साइड की तरफ होता है। अब इसी चीज को हम उधर बना रहे हैं जिसमें हम नाइट्रोजिनस बेस को भी जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे साथ मैं आपके सामने फिर बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कैसे हमने बनाया था। ठीक है, देखिए जरा, ये देखिए हम इसे फिर बना रहे हैं आपके सामने, ये ताकि आप याद रखें। देखिए हमने बनाया आपके सामने, तो आप यहाँ पे देखिए ये H, ठीक, यहाँ पे देखिए N, ठीक, इधर हमने बना दिया CH। ये जो हम बना रहे हैं वो एडेनिन है भाई, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका एडेनिन है जो कहलाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर नहीं देखना, लेकिन आप देखिए कि बना जो ज्वाइन है वो किस तरीके से जो है वो आपस में जो है वो ज्वाइन है। तो ये एडेनिन कहलाएगा। ये हो जाएगा पेंटोज शुगर हो जाएगा। इधर हम जानते हैं, हमने अभी ऐड किया था H एंड H। आप देखिए यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, ऐसे ही यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या रहेगा? CH2OH। ठीक, OH। और आप जानते हैं इधर हम क्या जोड़ेंगे? फास्फोरिक एसिड जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ेंगे, आप देखिए P फिर O, अगर H यहाँ पे जोड़ेंगे, एक OH यहाँ पे जोड़ेंगे, एक OH यहाँ पे जोड़ेंगे, और ये कॉमन तो ऐसे रहेगा। तो आप देखिए ये H2O निकल जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको निकाले दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और जहाँ पे ये जो H2O निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी यहाँ कंडेंसेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो पॉलीमर के अंदर होता है। तो आप देखिए ये ज्वाइन कर जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? फॉस्फोडाइस्टर जो है वो बॉन्ड कहलाएगा, और इधर वाला जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है, लगा नहीं लगा है? तो जहां जहां आपको दिख रहा होगा OH ग्रुप, ठीक है, जहां जहां आपको OH ग्रुप दिखेगा इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ ज्वाइन, जैसे यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH था, और यहाँ भी OH जो था। तो इस तरीके से ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक OH ग्रुप है ना, यहाँ पे एक OH ग्रुप है। अगर आप देखेंगे तो ये जो OH ग्रुप है वो आगे चल के नेक्स्ट वाले जो बॉन्ड से है यानी जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर बनाया दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। देखिए जरा, ये बहुत छोटा सा है, ये देखिए, ठीक, ये है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक, ऐसे यहाँ पे H H, यहाँ पे H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्फोरस, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये फास्फोरस से ज्वाइन होगा, ये कार्बन से ज्वाइन होगा, और उसके बाद नीचे की तरफ H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा, और यहाँ पे
फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर नीचे OH की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे देखो। तो और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका इस कार्बन से हमेशा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो जुड़ा रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक, H ऐसे यहाँ पे भी रहेगा H, और यहाँ पे कार्बन यानी CH2, और इधर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फास्फोरस, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, उसके बाद ऐसे डबल, उसके बाद यहाँ पे O और H। इस तरीके से जो है वो एक पॉलीमर की जो चेन है वो चलती चली जाती है। इस पे भी आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि इधर जो है वो हमेशा नाइट्रोजनस जो बेस है वो मौजूद होता है। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला पूरा एक ग्रुप, ठीक, उसके बाद ये जो आपका पेंटो शुगर बना है, उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है, ये सब तीनों मिला के क्या बनाते हैं, एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। चलिए, अब अगर इतना आपको समझ में आ गया तो फिर इसके आगे जो है वो हम बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तब तक इसको आप पढ़िए और इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको DNA के आगे बताएंगे, ओके। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो है वो जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा है, और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैलाएं, ठीक है, ताकि हम आपकी मदद कर ही सकें, ठीक है, ओके। थैंक यू।